Hello everyone and welcome to this revision class of current electricity. So as we are always running sort of time, इसलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैं कहाँ तक पढ़ाई थी? आई डिस्कस्ड अप टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो जल्दी से वहां से ही स्टार्ट करती हूँ। नाउ गैल्वेनोमीटर क्या है आप लोग देखे होगे। जो कोई भी सर्किट ले लो, सपोज कर लो ये सर्किट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पे बैटरी है। सो बेसिकली अगर करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर के पास एक निडल होता है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये निडल क्या होता है? इनिशियली ये निडल ऐसे होता है। अगर करंट ऐसे है तो ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। डन। सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। देन अगर गैल्वेनोमीटर काफी अच्छा है, इट विल आल्सो गिव लाइक विद सोफिस्टिकेटेड थिंग, ये हमें वैल्यूज भी देता है। देन सो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है वो तुम्हारा कॉइल से बना हुआ है। वो कॉइल एक सॉफ्ट आयरन कोर पे रैप्ड होता है। कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं और वो जो कॉइल है वो तुम्हारा एक पॉइंटर से अटैच्ड होता है जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। डन। एंड व्हाट हैपेंस द मोमेंट करंट फ्लोज, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पे बहुत सारे कॉइल्स ऐसे रैप्ड है, ठीक है। जैसे ही इस कॉइल में करंट जाएगा, दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है करंट कैरिंग कॉइल पे? m क्रॉस b, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे एक कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा उसको क्या लिखोगे? आई इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे एम और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए आई ए बी साइन 90, दैट इज 90 इज 1, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पे एन नंबर ऑफ टॉर्क्स है तो टोटल टॉर्क अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एन आई ए बी। और ये टॉर्क सिंस यहाँ पे एक सॉरी स्प्रिंग जैसी एक चीज है, ये जो पॉइंटर है ना, ये तुम्हारा एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। डन। सो यहाँ पे एक टॉर्सियन लाइक एक रिवर्स टॉर्क एक जनरेट होगा, जिसको मैंने लिखा था के थीटा, जहां पे के क्या है? टोर्सियनल कांस्टेंट है। थीटा इज द एंगल बाय विच नीडल इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो के थीटा को मैंने किससे कंपेयर किया था? एन आई ए पी। अब देखो थीटा कितना डिफ्लेक्ट करेगा? विल बी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आई। तो जितना ज्यादा सर्किट में करंट होगा उतना ज्यादा ये गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट होगा। दैट इज ऑल। डन। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई होता है। अगर थीटा बाई आई पिछले केस से अगर लो तो थीटा बाई आई एन ए बी बाई क्या हो जाएगा? एन ए बी बाई के। सो दिस इज करंट सेंसिटिविटी, यानी कि मेरा गैल्वेनोमीटर करंट को लेकर कितना सेंसिटिव है, कितने स्मॉल से स्मॉल करंट को वो डिटेक्ट कर सकता है। दिस इज द लिटरल मीनिंग एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग एन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द डिस्कशन। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था, तो करंट सेंसिटिविटी कुछ ऐसा आया। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखनी है, थीटा बाई वी लिखना होगा, तो सपोज कर लो इस पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस आर है, तो आप क्या लिखोगे? कुछ ऐसा लिखोगे, ठीक है। एंड हियर दिस इज थीटा बाई वी, और ये किसके बराबर होगा? एन ए बी बाई के आर। डन। मैंने बोला था कि अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स देन आर विल आल्सो गेट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। इसलिए इनको बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ता है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ता, क्योंकि जैसे ही आर जिस प्रोपोर्शन में इनको बढ़ा रहे हो उसी प्रोपोर्शन में आर भी बढ़ जाएगा। डन। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि आर कांस्टेंट रहेगा और तब हम लोग एन को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आया है, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट लिखा है देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल चेंज, बट इन जनरल एन को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, इट वोंट टेक you more than 30 seconds, but still let me know the answer as fast as you can. चलो जल्दी से बताओ।
किसी का आंसर आया? यस, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया ना। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, देखो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 50%। सो थीटा बाई आई क्या होता है? एन ए बी बाई के। ठीक है, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। सो इट इज सेड दैट टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 50%, व्हाट वी आर डूइंग, we are increasing the number of turns. Then, so the percentage change in voltage sensitivity of galvanometer will be what? So current sensitivity इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं? n को चेंज करके, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या चेंज होगा इस केस में, ये पूछा गया है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? एन ए बी बाई के आर। अगर n को चेंज करके करंट सेंसिटिविटी चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे n चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में r भी चेंज हो जाएगा। डन। सो नो चेंज, सिंपल। क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा है ना कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रख के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया जा रहा है। दैट इज नॉट सेड इन द क्वेश्चन। इट इज प्लेनली सेड कि करंट सेंसिटिविटी हम लोग बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन 2023 और इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगेन आई विल सजेस्ट यू कि प्रीवियस 2 साल का सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन। नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले अमीटर है क्या? अमीटर का काम है करंट को मेजर करना। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया है कि डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से करंट क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्या प्रॉब्लम है, तो दैट आई हैव डिस्कस्ड। बट हियर जस्ट आई विल गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स। सो गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो करते कैसे हैं? हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है जिससे पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जिसको हम संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको एस बुला लो एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। ये जो सेटअप है, ये सेटअप को हम क्या बुलाते हैं? अमीटर। कब अमीटर बुलाएंगे इसको? जब हमारा एस जो है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि इसके रेजिस्टेंस इज रजिस्टर, इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो गैल्वेनोमीटर से जब बहुत ही छोटा सा रेजिस्टर पैरेलल में लगाएंगे वो अमीटर बन जाएगा। अब देखो अमीटर में तुम्हें क्या क्या टर्म्स को दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसे आ सकता है लाइक कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट अमीटर कैन मेजर। सो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। सो अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मीटर दैट इज मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? जैसे यहाँ पे अगर ये मेरा अमीटर है और ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है, सो यहाँ पे एक सर्किट ले लो ऐसा, और इससे मेरा ये अमीटर क्या है? करंट को मेजर करना है तो अमीटर को सीरीज में सर्किट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट मेजर कर रहे हैं सर्किट का तो सीरीज में ज्वाइन करना होगा। सो फर्स्ट थिंग, अमीटर हमेशा सीरीज में ज्वाइन होगा फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। तो यहाँ मैंने सीरीज में ज्वाइन किया। अब तुम ध्यान से देखो, यहां से करंट आई निकला। ठीक है, आई निकला। सो क्वेश्चन ये है कि कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई को अमीटर मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अमीटर। ठीक है, सो अगर कैपेसिटी ऑफ अमीटर की बात कर रहा है तो वो कौन से करंट है? जो करंट यहां पर आकर एंटर कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक करंट जो हमेशा ही डिस्कस होगा वो है फुल डिफ्लेक्शन करंट। सो गैल्वेनोमीटर कैसा है? गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत सारे मार्क्स हैं और यहाँ पे एक निडल है जो कि इनिशियली 0 मार्क पे है सपोज। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जैसे अगर तुमने बहुत थोड़ा करंट दिया तो ये निडल कहीं इधर आएगा, लेकिन अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की बात कर रहा है मतलब ऐसा करंट जिस वजह से वो 0 से लेकर स्टार्ट 0 पे था और फाइनली जो लास्ट मार्क है गैल्वेनोमीटर पे वहां तक वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस मिनिमम करंट को हम क्या कहते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। डन। और उस करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आईजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो
जब तुम मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहे हो ना मीटर की, उस केस में हम लोग गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास करवाएंगे वो तुम्हारा आईजी के बराबर होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट आई डिवाइड हुआ, इधर गया आईजी, तो इधर कितना आएगा, आई माइनस आईजी। अब कुछ नहीं करना, यही है तुम्हारा मीटर, जो भी क्वेश्चन है सब इससे सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर तुम्हें इक्वेशन लिखना है तो ये दोनों पैरेलल में है, सो वट एवर पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वही पोटेंशियल डिफरेंस एस के अक्रॉस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, आई माइनस आई जी इंटू एस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो ये हो गया हमारा, सो दिस इज अ मीटर। नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो गैल्वेनोमीटर को लेते हैं और इससे सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देते हैं, और तब ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। अगेन याद रखो, हर केस में गैल्वेनोमीटर के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको आरजी लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय कंबाइनिंग इट विथ अ रजिस्टर इन सीरीज। सो आर का वैल्यू क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। अगेन वोल्टेज, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना, तो सर्किट में कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, पैरेलल में। सपोज कर लो ये हमारा सर्किट है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसके अक्रॉस R2 ले लो, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज को मेजर करना है, तो मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगी। और वोल्ट मीटर कैसे लगाऊंगी, पैरेलल में। तो यहां से तुम पैरेलल में इसको लगा दो, दिस इज आवर वोल्ट मीटर, ठीक है। ऐसा कुछ वोल्ट मीटर को हम लोग इसको पूरे ही किस नोटेशन से दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो मैंने ब्रेक करके पूरा लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने गैल्वेनो अमीटर में एक इक्वेशन लिखा, सिमिलरली यहाँ भी हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, लाइक गैल्वेनोमीटर के क्रॉस अगर मैक्सिमम वोल्टेज मेजरमेंट की बात कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कौन सा करंट जाएगा, आईजी। सो इसके अक्रॉस करंट आईजी गया, आईजी इंटू आरजी, इस पे वोल्टेज हो जाएगा। अगर सपोज कर लो जो ये गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर रहा है वो वी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए, वी। और वी का वैल्यू किसके बराबर होगा, आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू आर, ठीक है, कुछ ऐसा। So this is voltmeter and this is all the information. Now, this is one question that we got in G 2022. So, और ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है, 2011, 12, 13, 14, 15, ये बहुत ही फेवरेट थिंग है। हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से बहुत साल पूछा गया है इस चीज को, ठीक है। सो मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको डायग्राम दिख रहा है ना, इट्स टू कोल्ड हियर, तुम लोगों को डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, एवरीवन। मैं तुम लोगों से इतनी बातें करती हूँ, तुम लोग कुछ बोलते नहीं, आई डोंट नो। चलो ठीक है, दिख रहा है तो जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम 1 minute बिकॉज नॉट मोर देन दैट यू रिक्वायर। यस, आंसर्स प्लीज, किसी का आया, एनीवन।
एनीवन विद द आंसर? चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ करना है नहीं। देखो टेस्ट रजिस्टर दिया है। टेस्ट रजिस्टर कहने का मतलब क्या, कि वो रजिस्टर जिसके क्रॉस चीजें बतानी है, ठीक है। अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। और एक टेस्ट रजिस्टर भी उसको दे दिया गया, आरटी 10 ओम का है। और उसके पास दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स है, दो और रजिस्टर है। एक का रेजिस्टेंस काफी हाई है, दूसरे का क्या है, काफी लो है। तो उसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। मोस्ट सुटेबल सर्किट इज, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ओम्स लॉ में क्या करते हैं हम लोग, हमें वी चाहिए ओम्स लॉ में, और क्या चाहिए, आई, और इसके बीच का ग्राफ बनाते हैं, यही करते हैं ना। सो हमें ये करना है। तो हमारे पास जो भी चीजें दी गई है उससे मुझे वी मेजर करना होगा और आई मेजर करना होगा, किसके क्रॉस, टेस्ट रजिस्टर के क्रॉस। वी विल चेंज द वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, हम लोग वोल्टेज चेंज करेंगे और रीडिंग्स लेंगे। अब रीडिंग लेने के लिए, वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए वोल्ट मीटर होना चाहिए, करंट का रीडिंग लेने के लिए अमीटर होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर हम बनाएंगे कैसे, डायरेक्टली हमें वोल्ट मीटर दिया नहीं गया। सो कोई भी गैल्वेनोमीटर को लेंगे, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल है, कोई को भी लेंगे और उससे सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन करेंगे। सो सपोज कर लो मैंने कोई भी एक गैल्वेनोमीटर लिया और उससे सीरीज में मैं क्या जोड़ूंगी, R1, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। और मुझे करंट भी मेजर करना है, तो मुझे अमीटर भी बनाना पड़ेगा। अब तुम एक काम करो, अमीटर बना लो। अमीटर कैसे बनाओगे, अमीटर बनाने के लिए हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और उससे पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे। और वो स्मॉल रेजिस्टेंस क्या है, R2। अब मेरे पास वोल्ट मीटर मैंने बना लिया लैब में, अमीटर भी बना लिया, अब मुझे रीडिंग लेना है। तो वोल्ट मीटर में कैसे ज्वाइन करूंगी, टेस्ट रेजिस्टर के पैरेलल में, है ना। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में डालते हैं। तो यहाँ पे ये G ले लो और ये हो गया R1। और अमीटर को कैसे ज्वाइन करोगे, सीरीज में। तो एक काम करो, इसको और ऐसे बढ़ा दो, क्योंकि लाइन मैंने छोटी रखी है। तो एक काम करो, इसको ऐसे कर दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन करोगे, सॉरी एमीटर को ज्वाइन करोगे, ठीक है, सीरीज में, आरटी से सीरीज में। सो आरटी से सीरीज में हमने क्या ज्वाइन कर दिया, एक अमीटर। सो ऐसा डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तुम्हारा सी, ठीक है। सो याद रखना कि वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होना, सॉरी, वोल्ट मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर से सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होगा, और अमीटर के लिए क्या होगा, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस होगा। एंड कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, पैरेलल में, अमीटर को सीरीज में विथ सोर्स सर्किट, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, एवरीवन डू इट एंड लेट मी नो द आंसर। आई एम अगेन गिविंग यू 1.5 मिनट, ठीक है। सो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, 50 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वोल्ट मीटर 50 वोल्ट। अमीटर का रेंज, मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हुआ है 10 मिली ओम, ठीक है। विच हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 54 ओम, किसके कॉइल की बात कर रहा है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि आरजी का वैल्यू गिवन है 54 ओम। दिस इज शोइंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर, यानी कि आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब आईजी। सो आईजी इज गिवन हियर एज shown इन द फिगर। तो तुम्हें बताना है, लाइक यहाँ पे देखो क्या है, दो डायग्राम दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया है कि वोल्ट मीटर के लिए आर इतना लेंगे, एंड सो ऑन। और फाइनली यहाँ से तुम्हें आंसर को चूज करना है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, A B C D E में, ठीक है। तो चलो करके बताओ। फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ वोल्ट मीटर, सेकेंड डायग्राम इज ऑफ अमीटर, है ना।
स्मॉल आर का वैल्यू क्या आया, किसी का आया संट रेजिस्टेंस का वैल्यू? स्मॉल आर का वैल्यू क्या आया है किसी का, कुछ भी आया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एनीथिंग? ओके, सो यहाँ पे अमीटर को अगर सॉल्व करोगे इस केस में, अमीटर का रेंज कितना दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर. सो अमीटर इज लाइक दिस, डन. एंड 1 मिली एम्पियर करंट इज द रेंज ऑफ व्हाट, अमीटर. अब देखो यहाँ पे डायग्राम पे तुम लोग डायरेक्टली जाओगे, गलती भी हो सकती, नहीं फुल स्केल, सॉरी, रेंज 10 मिली एम्पियर है डायग्राम से ये. सो रेंज क्या है तुम्हारा, 1 मिली एम्पियर, डन. सॉरी 10 है यार. आईजी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 मिली, 1 मिली एम्पियर, ठीक है. सो हम लोग अमीटर को बनाते कैसे हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लो, स्मॉल, एक स्मॉल रजिस्टर होगा, डन. और इसका वैल्यू क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया हुआ है, आरजी का वैल्यू दिया हुआ है 54 ओम. सो रेंज ऑफ अमीटर इज हाउ मच, 10 मिली एम्पियर. तो यहाँ पे आप 10 मिली एम्पियर लिख लो. ये करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, जी में जाएगा, स्मॉल आर में जाएगा, ठीक है. स्मॉल आर में कितना जाएगा, सॉरी जी में कितना जाएगा, आईजी के बराबर जाएगा, क्योंकि हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं. तो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, दैट इज योर आईजी. और यहाँ पे आईजी का वैल्यू कितना है, 1 मिली एम्पियर. सो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर गया, तो आर के क्रॉस कितना जाएगा, 10 माइनस 1 मिली एम्पियर, यानी कि 9. अब तुम इसको सॉल्व कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम होगा, 54 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 9 इंटू आर. सो आर का वैल्यू कितना हो गया, 6. सो आर इज 6, ठीक है. आर के लिए सी करेक्ट होगा तुम्हारा, डन. और दूसरा क्या है तुम्हारा, कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है. कैपिटल आर के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है उसका रेंज क्या है, 50 वोल्ट. यानी कि जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज है प्लस जो आर के क्रॉस वोल्टेज है, दोनों ऐड होकर कितना होगा, 50 होगा, डन. सो अब आप यहाँ पे निकाल दो, 54 इंटू 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ plus 10⁻³ into R should be equal to how much? It should be equal to 50. ठीक है, it should be equal to 50 वोल्ट. अब आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 10⁻³ R will be equal to how much? 50 minus 0.054, इतना होगा. और ये वैल्यू ऑलमोस्ट 50 के बराबर होगा. तो आर का वैल्यू क्या जाएगा, 50 किलो ओम के बराबर जाएगा, है ना. और यहाँ पे भी देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है. सो कैपिटल आर कितना होगा तुम्हारा, वो होगा 50 किलो ओम. सो दिस इज करेक्ट. ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. क्वेश्चन वाज नथिंग बिगर, ओके, एवरीथिंग वाज गिवन. Now, in second part of it, what we are going to discuss, series and parallel combination पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. Combination of cell we will see, Kirchhoff's law, Wheatstone bridge and meter bridge. So this is all left in current electricity now. So series में तो तुम लोग को पता है रजिस्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं. अगर सीरीज मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट को लिखोगे, है ना. और बहुत ही इजी है. पैरेलल में सबको पता होगा, पैरेलल में क्या लिखते हैं हम लोग, 1/R इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, ये तो सबको पता होगा, 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है, ये सीरीज पैरेलल का खेल हुआ. अब देखो एक चीज मैंने तुम लोगों को कैपेसिटर में भी बताया था और यहाँ भी होगा, कि अगर तुम्हारा दो कैपेसिटर पैरेलल में है या दो रजिस्टर पैरेलल में है, और अगर यहाँ पे करंट आ रहा है या चार्ज आ रहा है, तो उस करंट और चार्ज का डिवीजन कैसे करते हैं, डन. यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है अगर दो रजिस्टर सीरीज पैरेलल में है तो,
ठीक है। सो सपोज कर लो यहाँ करंट I1 गया, यहाँ पे I2 गया। I1 का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, I इंटू किसके क्रॉस करंट निकाल रहे हो, R1 के क्रॉस, तो ऊपर किसका वैल्यू लिखोगे, सेकेंड रजिस्टर का, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली I2 को कैसे इजीली लिख सकते हो, करंट निकाल रहे हो R2 के क्रॉस, तो I इंटू ऊपर क्या लिखोगे, R1, नीचे दोनों का सम। तो दिस इज, ये शॉर्टकट याद रखना है, ये चार्ज के लिए भी ट्रू है, करंट के लिए भी ट्रू है, यानी कि कैपेसिटर के केस में भी हमने क्वेश्चन किया था इस लॉजिक को यूज करके। ठीक है, सो ये चीज दिमाग में रखना है। अब देखो, मैं जब पढ़ा रही थी तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट्स बताए थे, एंड दैट वाज अबाउट योर व्हाट ट्रिक्स फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने यूज किया था। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए ये डायग्राम एप्ट है। अब यहाँ पे सपोज कर लो ए और बी के क्रॉस तुम्हें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो मैंने हमेशा ही बोला है कि जब भी दो पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, उन दो पॉइंट्स के क्रॉस क्या ज्वाइन कर लो, बैटरी। ठीक है, ये करना होता है इन जनरल कोई भी केस में, ये तो करना ही है, सो दैट तुम डिसाइड कर सको कि करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा है और कौन सीरीज में होगा कौन पैरेलल में। लेकिन सिमेट्री हमारे क्वेश्चन को काफी इजी कर देता है। अब यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ए और बी के क्रॉस क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होगा, ए बी को ज्वाइन करता हुआ लाइन। तो ए बी को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बना लो, डन। और इस लाइन को मिरर की तरह देखो, मिरर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, अगर अगर ये मिरर है, ये ए बी लाइन, तो इसमें जो राइट साइड जो इमेज है, क्या लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट साइड का इमेज सेम है। मैं कह रही हूँ कि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है। अगर है, जो कि है यहाँ पे, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 4 ओम 4 ओम 4 4, इसका मिरर इमेज ये दिख रहा है, इसका मिरर इमेज ये दिख रहा है। सो ये मिरर इमेज है एक दूसरे का, टॉप एंड बॉटम। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ज्यादातर क्वेश्चन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व होता है। ठीक है, सो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, जैसे ही तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को बाइसेक्ट करता हुआ, यानी कि मिडिल से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो मैंने देखो ये लाइन ड्रॉ किया, यही मिडिल से पास करेगा ना ए बी मिरर का। अब तुम क्या करो, इसका दो रोल है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का। अगर अगेन इसको मिरर की तरह ट्रीट करो, और देखो इसके राइट हैंड साइड में जैसा है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में है। अगेन ये भी एक, ये वर्टिकल लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह ट्रीट होगा। अब तुम्हें करना क्या है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। अगर लाइन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उस पे जो भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जो भी पॉइंट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है उसका पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे देख लो, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगा, इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो गया। ठीक है, सो तुम्हें याद क्या रखना है, बेसिक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम में आया है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आंसर बताओ विद इन 30 सेकेंड्स। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम 30 सेकेंड्स। तुम लोग नहीं बताओगे तो मजबूरी में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, कम ऑन। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सेकंड स्टेटमेंट को तो कल भी हमने क्लास में पढ़ा। यस समीक्षा, बोलो। चैट सेक्शन में लिख सकती हो, ठीक है, कोई भी डाउट है। आई होप मैंने नाम सही पढ़ा है, डोंट नो। सेकंड स्टेटमेंट हमने कल क्लास में पढ़ा है, रेजिस्टिविटी। ओके समीक्षा, ठीक है।
This is not correct. I'm sorry. Resistivity of material is independent of temperature. कल क्लास में मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को? R इक्वल टू, तुम लोग सीरियसली मतलब हद ही कर रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। कल मैंने पढ़ाया है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फिर मैंने रेजिस्टिविटी रो को लिखा था m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। तो रो रेजिस्टिविटी डेफिनेटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Resistivity of material is independent of temperature. This is wrong. Equivalent resistance of resistors in series combination. क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर ये R1 है और ये R2 है, so R equivalent क्या है? R1 plus R2. So दिख रहा है तुम्हें R equivalent greater than R1, R equivalent greater than R2. दोनों से ही बड़ा होगा. So is smaller than the least resistance used in the combination. R equivalent is going to be greater than both R1 and R2. But in case of parallel, अगर क्वेश्चन पैरेलल के बारे में होता तो R equivalent क्या लिखते? दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर तुम लोग मैग्नीट्यूड से डील करोगे, जो कि मैंने क्लास में बताया भी है, तुम लोग क्लास तो अटेंड किए नहीं, R इक्विवेलेंट क्या होगा? लेस देन R1 होगा और R इक्विवेलेंट लेस देन R2 होगा। दोनों से ही छोटा होगा R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल। इन केस ऑफ सीरीज वो दोनों से ही बड़ा होगा। ओके, नाउ लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 minute you are having again. पावर की बात करनी है, ठीक है? पावर का फॉर्मूला कल ही मैंने रिवाइज करवाया। P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई या आई स्क्वायर आर। तो तुम देख लो हर सर्किट में करंट जो एंटर कर रहा है वो सेम है, आई। तो हर सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो जल्दी से। Kaushik, you are too late. Anyone who got the answer? फर्स्ट डायग्राम को तुम कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट डायग्राम में करंट ऐसे आई आ रहा है और इस पूरे का आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? दिस इज आर एंड आर इन पैरेलल, सो इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस टू विल बिकम आर बाई टू। आर बाई टू प्लस आर दैट इज 3R बाई टू। सो यहाँ पे ये क्या है? 3R बाई टू है, ठीक है? सेकेंड केस क्या है तुम्हारा? अगेन करंट आई एंटर कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है। आर प्लस आर क्या हो गया? 2R। 2R एंड आर are in parallel, so 2R into R by 2R plus R, that is 3R. so यहाँ पे जो R equivalent है वो कितना है? 2R by 3 है। थर्ड केस में क्या है तुम्हारा? तीनों ही पैरेलल में है, सो यहाँ पे भी करंट जो एंटर कर रहा है वो I है और तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो तीनों ही इक्वल रेजिस्टेंसेस है। तो R by 3 होगा ये, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R इक्वल टू 1 by R इक्विवेलेंट। फोर्थ में क्या लिखोगे? करंट आई ही एंटर कर रहा है और ये तीनों ही सीरीज में है, सो 3R। अब देखो कौन से तीनों ही केस में करंट सेम है, पावर क्या लिखोगे? आई स्क्वायर आर। सो फर्स्ट केस में, तीनों ही केस में अगर करंट एंट्रिंग सेम है तो पावर आर इक्विवेलेंट पे डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कहाँ पे है? फोर्थ में। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है तुम्हारा सी ऑप्शन में, R by 3। सो PC विल बी द लिस्ट, है ना? उसके बाद कौन छोटा है? उसके बाद तुम्हारा 2R by 3 छोटा है, सो इससे PV जो होगा नेक्स्ट छोटा होगा। उसके बाद कौन है? 3R by 2 है, यानी कि क्या लिखोगे? PA। और सबसे बड़ा कौन है? यानी कि दैट इज 4, दैट इज योर PD। सो व्हाट शुड बी द ऑप्शन? ऑप्शन शुड बी B। कुछ नहीं करना है, दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑफ 2023। तुम लोग ऐसे क्वेश्चन अगर लीव करके आओगे तो आई डोंट नो। अब जल्दी से बताओ, करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज व्हाट?
देखो करंट ब्रांच के थ्रू निकालना, कैपेसिटर के केस में भी चार्ज ब्रांच के थ्रू निकालना, दोनों ही केसेस सेम है, सेम एनालॉजी से तुम्हें चलना पड़ेगा। सो जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, प्लीज एवरीवन डू इट। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2022। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है एनीवन? आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना आया किसी का भी? नो वन। मैंने कैपेसिटर के केस में भी तुम लोगों को बोला है, जब भी चीजें निकालनी हो सर्किट के बैक से फ्रंट तक जाओ, आर इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट निकालना है तो सर्किट स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये मतलब जहां पे भी तुम्हें क्लू मिल रहा है ना वहां से स्टार्ट हो। और ये टू, ये दोनों ही एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये दोनों ही क्लियरली सीरीज में दिख रहा है। सो यहाँ से स्टार्ट करो, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, and this 6 and this 6 they will be in parallel. This 6 and this 6 are in what? Parallel. 6 in parallel will become how much? 3. So this whole is becoming how much? 3 ohm. And this whole is connected in series with this 3 ohm, है ना? क्योंकि अगर इन दोनों की जगह तुम एक सिंगल रजिस्टर लिखते हो 3 ओम का, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है आपस में सीरीज में है। सो अगेन 3 क्या हो जाएगा 6, एंड दिस होल इज नाउ 6 एंड दिस होल विथ दिस इज इन व्हाट? पैरेलल, है ना? सो दिस इज योर 6 एंड दिस इज योर 3। 6 and 3 in parallel will be how much? It will be this much. So this is equal to how much? 2 ohm. So this whole now is equal to how much? 2 ohm. And this 2 ohm अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए डायग्राम बना दूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये 2 ohm है ना? और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये 4 ohm है। डन। और ये पूरा जो हमने अभी अभी निकाला, ये तुम्हारा कितना आया? अभी अभी आया ये 2 ohm। और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन? डन। ओम, ठीक है, यू ट्राइड बट आंसर एग्जैक्टली उससे हाफ है। सो ये 2 कितना होगा 4, ये 2 सीरीज में है, दिख रहा है ऐसे सीरीज में है, 2 4, और ये 4 किस में है? पैरेलल में। 4 कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट आया और 2 ओम। डन। और टोटल करंट ड्रिवन बाय द सर्किट कितना हो जाएगा? 8/2 दैट इज 4 एम्पियर। सो यहाँ से करंट कितना निकला? 4 एम्पियर। अब देखो करंट को डिवाइड करने के लिए कैसे चलोगे? फ्रंट से बैक जाओगे। मैंने हमेशा बोला है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बैक से फ्रंट आओ, और करंट का डिवीजन को देखने के लिए फ्रंट से बैक तक जाओ, यही करना है। सो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मेरा कितना है? ये 4 है, और इस पूरे का कितना आया था? अभी अभी हमने देखा था इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आया था? 4 आया था, याद है तुम लोगों को? दिस होल वाज 4। सो यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा। इधर मतलब इस पूरे होल में जाएगा।
ठीक है। सो हाफ हाफ डिवाइड होगा, क्योंकि इधर 4 है और इस पूरे का वैल्यू भी 4 है, तो हाफ हाफ डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर डी पॉइंट पे पहुंचा। अब डी पॉइंट पे डिवीजन कैसा होगा? अगेन आर इक्विवेलेंट को ध्यान से तुम्हें देखने की जरूरत है। ये था 4 2 6 6 6 कितना था ये 3 था, और ये 3 3 6 था। सो यहाँ पे ये पूरा है 6 और ये है 3, और 6 और 3 किसमें है? पैरेलल में। मुझे करंट इधर चाहिए, कितना जा रहा है, यानी कि 6 के अक्रॉस चाहिए। तो करंट कैसे डिवाइड करेंगे? यानी कि डी पॉइंट पे मेरे पास 2 रजिस्टर है, एक है 3 ओम और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा 6 ओम, और दोनों ही पैरेलल में है। तो करंट थ्रू 6 ओम क्या लिखोगे? आई, दैट इज 2 इंटू 3/9। So this value is going to be how much? It is going to be 2/3. So यहाँ तक इस इधर आया 2/3। अब ये 2/3 सी पे डिवाइड होगा। अब सी पे कैसे डिवाइड होगा? तो ध्यान से देखो, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर। इधर का रेजिस्टेंस है 6 ओम, इधर का भी रेजिस्टेंस है 6 ओम, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। सो इधर आएगा 1/3 और इधर आएगा 1/3। सो R2 के क्रॉस करंट कितना होगा? 1/3। That is your B. So to calculate R equivalent, travel from back to front, and to calculate current division, go from front to back. चलो, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। 30 seconds I am giving, not more than that you require. This question came in 2023. Okay, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। You don't require more time, इसलिए मैं दे नहीं रही। Yes, तुम लोग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यूज करो, क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी। या फिर यहाँ पे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तुम्हें तो पता ही होगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। सो आर इक्विवेलेंट तुम्हें ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, तो ए और बी के क्रॉस बैटरी कनेक्ट करो सबसे पहले, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हो गया क्या? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। डन। जो 2 पॉइंट के क्रॉस निकालना है, उससे पास करता हुआ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अगर उसके क्रॉस सिमेट्री हो रहा है तो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट करो तो ये सिमेट्री वाला लाइन नहीं है, लेकिन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो। इसके ये मिरर की तरह अगर इसको लोगे तो एक्चुअली इधर का इमेज इधर से बराबर है, तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, ठीक है। सो इसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा। ऐसे भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है, और फिर ये एंड है, ये एंड है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। R1/R2 1, R3/R4 1। डन। सो दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके थ्रू करंट जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो क्या होगा? दिस 4 and this 4 will become in series, and this 4 in series. 4 4 8, 4 4 8, and this 8 8 in parallel, that is 4. And so this whole is equal to how much? 4 ohm. So now here you see across A and B there is 16 ohm, and whatever is above, that is reducing to how much? 4 ohm. And this is like this. ठीक है? This is A and B. So 16 and 4 are in parallel. So 16 into 4/20, and that is equal to how much? 3.2 ohm. So this will be your answer. यहाँ पे vertical symmetry में जाने की भी जरूरत नहीं है. This is a balanced Wheatstone bridge. So simply use that thing. Okay. अब चलो यहाँ पे ये करके बताओ. Again you have that much of time only, 30 seconds. Because you don't require more than that, or 1 minute, whatever you take. Okay, ohm. You're getting this. Okay, let's see. Feels like. Yes. ठीक है.
देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना, तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन होता है देखने में कि ये कैसे कैसे लाइक ऐसे ऐसे लाइंस बनाए हुए हैं ना, एंड इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो इसको रीड्रॉ कर सकते हो कैसे। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सनटेड है, मतलब दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। और जब भी कोई दो पॉइंट कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होता है तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, यही है संट का मीनिंग, है ना, हमने पढ़ा है इसको। सो अगर ये पॉइंट डी है पोटेंशियल के टर्म में, तो पोटेंशियल के टर्म में ये पॉइंट भी क्या होगा, डी होगा। ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट सनटेड है, सो पोटेंशियल के टर्म में अगर ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट भी पोटेंशियल के टर्म में क्या होगा, सी। यानी कि पोटेंशियल के टर्म में इस सर्किट में मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट है, सी एंड डी। सो यहाँ पे उसको डी को ए भी बुला सकते हो, कन्वर्स रिवर्स में भी जा सकते हैं, है ना। अगर ये पॉइंट ए है तो डी, ये वाला पॉइंट भी ए बुलाएंगे। यानी कि सिर्फ दो ही पॉइंट है पोटेंशियल के टर्म में, सी और डी। चलो सी और डी में लिखती हूँ। सो दो पॉइंट को बना लो। अब तुम देखो सी और डी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, कनेक्ट करते जाओ। तो सबसे पहले सी और डी के बीच में ये 20 है, सो इसको कनेक्ट करो 20। फिर से सी और डी के बीच में ये है, सो इसको भी कनेक्ट करो 20। और यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में अगेन ये 10 है, सो ये 10। दिस थ्री आर इन पैरेलल, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे तुम, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। तो इसको लिख दो 2/20। सो दिस इज व्हाट, 4/20। सो दिस इज 1/5। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 किलो ओम, क्योंकि 20 इज इन किलो ओम, सो 5 किलो ओम। सिंपल, डन। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो सिंपल स्ट्रक्चर्स में। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट केम इन 2023। अगेन you just need to look at it more carefully and you can find its R equivalent। तो जल्दी से बना के बताओ क्या आ रहा है। यस, देखो जो पहले इजली दिख रहा है सीरीज पैरेलल में उसको तो हटा दो, ठीक है। तो उसको जल्दी से कर दो। ये देखो 1.5 और ये 0.5, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 2 ओम इससे किस में है, पैरेलल में। सो 2 and 12 इन पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 into 12/40, दैट इज योर 12/7 ओम। सो इस पूरे को हमने किस में रिड्यूस किया, 12/7 ओम में। अब देखो ये अगेन बॉटम में भी है 1 1, सीरीज में है 1 1 2 एंड 2 6 इन पैरेलल। सो 2 6 इन पैरेलल विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 3/2। सो अगेन बॉटम में भी एक है हमारे पास 3/2। बचा कौन, बीच वाला, ये 4 रजिस्टर्स। तो इसको ध्यान से अब तुम देखो, ये पॉइंट है तुम्हारा बी, तो पोटेंशियल के टर्म में ये भी पॉइंट बी होगा और ये भी पॉइंट क्या होगा, यस ओम, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। सो ये बी है और इस पॉइंट को ओ मान लो। सो 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ओ माइनस वी बी। 6 ओम के क्रॉस कितना है, वी ओ माइनस वी बी। दोनों ही रजिस्टर किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 6 into 4 इन पैरेलल में क्या लिखोगे, 6 into 4 इन पैरेलल कितना होगा, इतना, एंड दैट इज इक्वल टू 2.4। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में है, 8 into 2/10, सो दैट इज 1.6। अब आप ध्यान से देखो ये दोनों और ये दोनों आपस में किस में है, देखो एंड टू एंड कनेक्टेड है ये दोनों। सो ये दोनों आपस में सीरीज में है। सो 2.4 प्लस 1.6 कितना होगा, 4। यानी कि बीच में जो भी है वो 4 ओम है। अब ये तीनों किस में है आपस में, ये तीनों है आपस में पैरेलल में। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट आंसर 2/3 ओम। ओके, सो दिस वाज दिस।
नाउ यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए दिए सो दैट वी कैन डिस्कस मोर। अब तुम लोग फिर भी तुम लोगों को और भी क्वेश्चन करने चाहिए, सो डू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर मोर एंड मोर फ्रॉम लास्ट 2 years। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीज लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है तुम्हारा, जैसे कोई भी सेल की बात करते हो तो सेल को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल V प्लस ले लो इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल V माइनस ले लो। सो ईएमएफ क्या होगा, V प्लस माइनस V minus. So this is EMF. EMF is basically potential difference between two electrodes. That is it. अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो कि एक डिफरेंट टर्म हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमने इसी सेल को, जो हमने अभी एग्जांपल में लिया है सेल को, अगर उस ये जो सेल है ये क्या होता है, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़े होगे, इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, वो इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स्ड होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अगर सेल से करंट फ्लो कर रहा है तो, और उसी को हम क्या बुलाते हैं, उसी रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बुलाते हैं, ठीक है। और अगर इसको तुमने आउटसाइड सर्किट से कनेक्ट किया ऐसे, जो कि यहाँ पे किया गया है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट आया तो ऐसे जाएगा, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन सही से लेना, ये ऐसे करंट गया तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दिस। अब देखो इसके थ्रू करंट जा रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, यानी कि कुछ पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट पे ड्रॉप कर जाएगा। डन। और अब जो हमारा है यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का, वो V प्लस माइनस V माइनस नहीं होगा। अगर इसको E के बराबर मानते हो तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E माइनस आई आर, वेयर I is the current flowing in the circuit and R is the internal resistance of the cell. So this is potential difference. यानी कि कोई भी सेल के थ्रू जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तब जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज EMF। एंड करंट फ्लो करते वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बुलाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली, एंड दैट इज E माइनस आई आर। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली सिंपल उसी लैंग्वेज में पूछेगा, सो नथिंग मोर। अब देखो सेल को सीरीज पैरेलल में हम कैसे ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे देखो पहला सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है। मैंने तुम लोगों को हमेशा बोला है सीरीज में जब भी कंबाइन करोगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसा समझ में आता है दिमाग में, लेकिन ये ब्लाइंडली नहीं करना है। ये तब करोगे जब सारा ही सेल का करंट भेजने का टेंडेंसी सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे फर्स्ट सेल देखो, करंट सेंड करने का टेंडेंसी सेल का किधर से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। सो पहला सेल करंट इधर सेंड करना चाहेगा, दूसरा भी इधर, तीसरा भी इधर, चौथा भी इधर, और सारे ही सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट होगा वो E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट EN, ठीक है। और R इक्विवेलेंट सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और सब सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस भी क्या है, सीरीज में है। सो सिंपली इसको तो सीरीज में तुम कनेक्ट कर दो, सॉरी ज्वाइन कर दो। सो दिस इज दिस। नाउ अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो देखो पहला सेल जो है वो करंट इधर भेजना चाह रहा है, दूसरा इधर, तीसरा भी इधर, चौथा भी इधर, लेकिन पांचवें में कुछ प्रॉब्लम है, ये इधर भेज रहा है और फिर ये इधर भेज रहा है। तो यहाँ पे तुम E इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सबको ब्लाइंडली ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सेल जो है वो क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहा है, तो क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लो। कौन कौन सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहा है पहले उसको देख लो। तो ये E1, E2, E3, E4 एंड E6 दे आर सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E6, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लो। और जो फिर माइनस साइन दे दो, जो भी फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड करने का टेंडेंसी रखता है उसको यहाँ पे आप लिख दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे क्या होगा, E5। डन। ऐसे तुम निकालोगे। अगेन यहाँ पे R इक्विवेलेंट सेम ही होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई भी माइनस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर्स आर इन सीरीज ओनली। सो दिस इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है। पैरेलल में हम कैसे करते हैं, पैरेलल में तुम्हें ना सिंपल फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। डन। सो ई इक्विवेलेंट क्या लिखना है हमें, पैरेलल में अगर सेल है तो ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, E1/R1 प्लस E2 by R2, E equivalent by R equivalent is equal to this. This is the formula. And 1 by R equivalent, क्योंकि ये पैरेलल में है तो सारे रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे। यानी कि अगर तुम्हें E इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दो और ये सारे वैल्यूज को रखो, दैट विल गिव यू E इक्विवेलेंट। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो कल की क्लास में नॉट मच क्वेश्चन इज लेफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेन क्वेश्चन तुम्हारा करंट में कहाँ से आ रहा है, मेन क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है गैल्वेनोमीटर से आ रहा है, अमीटर से आ रहा है, वोल्टमीटर से आ रहा है, फिर तुम्हारा सर्किट से आ रहा है, करंट डिवीजन R इक्विवेलेंट। उसके बाद तुम्हारा वो जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और I इक्वल टू ANEVD वाला फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। सो ये सारे थोड़े ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। डन। सो इन टॉपिक्स पे तुम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो और उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल जस्ट टेक सम 10 more minutes for current electricity, and after that in tomorrow's class I will discuss work power energy, ठीक है। उसके कुछ शॉर्टकट्स एंड कुछ फॉर्मूले जो कि तुम्हें जरूरी पड़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं 11th को पूरा नेग्लेक्ट मत करना, क्यों, क्योंकि वहां से भी फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और सिंपल क्वेश्चंस हमें हमारी तरफ से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और वर्क पावर एनर्जी व्हाई नाउ, बिकॉज इट हैज वेटेज, राइट। सो इसको करना जरूरी है। तब तक के लिए सब लोग को बाय बाय, टेक केयर, और तुम लोग अच्छे से क्वेश्चंस करो without taking much tension, much pressure. Only do question, ठीक है। Do what is required. Extra thing का बर्डन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय, टेक केयर। If anyone has anything to say or anything you want to convey, you can let me know. I'm here for another 1 minute. Okay?